हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 10वीं बोर्ड परीक्षा की जो कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जो वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस सिलसिले में हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पाठ नंबर 5। 5वें पाठ में जो प्रश्न आएंगे उनके बारे में हम आपको शॉर्ट बताने के साथ साथ पाठ को भी हल करवा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें कि किस प्रकार से बोर्ड ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं पाठ नंबर 5। 5वें जो पाठ का नाम है वो है बेटा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पाठ नंबर 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये जो अपना पाठ है बेटा, ये बोर्ड अब की बार इसे 4 अंकों में पूछने वाला है। 4 अंकों का पाठ है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देगा आपको जो 1 नंबर का होगा। एक लघुतरात्मक प्रश्न देगा, ये भी 1 नंबर का होगा। और एक अति लघु या अपन कह सकते हैं दीर्घ एक बड़ा प्रश्न देगा जो 2 नंबर का होगा। ऐसे ये बेटा पाठ नंबर 5 है जो अब की बार 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए इस पाठ में कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका जो पहला प्रश्न है वो है डोबे राइनर। पहला प्रश्न क्या है? डोबे राइनर। डोबे राइनर ने तत्वों को कैसे अपनी सारणी में रखा? तो बेटा डोबे राइनर ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर रखा। समझ गए? फिर सभी तत्वों के 3-3 के तिर्यक बनाए। 3-3 की क्या बनाए? तिर्यक। 3-3 के समूह बनाए जिन्हें तिर्यक कहा गया। और फिर उन्होंने अपना नियम दिया। उन्होंने अपना नियम क्या दिया कि दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे का औसत होता है। पहले व तीसरे का औसत होता है। पहले व तीसरे का औसत होता है। समझ में आ गया? तो उन्होंने जैसे एक हल करके भी बताया कि जैसे LINAK लिंक, इसका 6.99 लगभग 7 लिखते हैं और इसका 39। इन दोनों को जोड़ा लगभग 7 + 39/2, तो ये हो गए आपके 46/2 और यहाँ पे लिखा 23। तो ये यहाँ तक तो सही था। फिर ये पीछे कैसे हट गया बेटा? तो इन्होंने ऐसे 3-3 के केवल 3 ही तिर्यक बना सके। इनकी जो कमियां रही वो क्या रही बेटा? वो केवल 3 ही तिर्यक बना सके। कितने तिर्यक बना सके? 3 ही बना सके। ये उनकी क्या हो गई बेटा? कमी हो गई। क्या हो गई? कमी। अब उनके पास जो तत्वों की संख्या थी वो 16 थी और वे 9 ही रख सके। इस कारण ये जो आवर्त वर्गीकरण का पहला जो नियम था डोबे राइनर का, वो यहाँ तक ही चल सका। अब 1 नंबर के प्रश्न में वो पूछ सकता है कि उनके कौन कौन से 3 तिर्यक थे। तो बेटा आप इन्हें देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहला था लिंक, LINAK लिंक। दूसरा था बेटा कल बाहर आई। तीसरा था क्या सर बहरे हैं। ये 3 ही तिर्यक बना सके थे डोबे राइनर और इसके बाद ये अप्रासंगिक हो गया। तो ये आपका पहला है जो 2 नंबर में आ सकता है कि डोबे राइनर का नियम कमियों सहित लिखिए, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इसके बाद आगे देखिए बेटा, डोबे राइनर के फेल होने के बाद जो अगला वैज्ञानिक आ रहा है उसको देखिए। उसका नाम है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को कैसे रखा बेटा, वो देखिएगा। न्यूलैंड्स ने तत्वों को
न्यूलैंड्स ने तत्वों को वही हिसाब से रखा जैसे डोबेराइनर ने रखा था कि तत्वों के बढ़ते हुए भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर रखा। किस आधार पर रखा? गुणधर्मों के आधार पर, बढ़ते हुए भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर रखा। और कहा, उन्होंने क्या कहा कि पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म, पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं, गुणधर्म समान होते हैं, ये उनका नियम था। उन्होंने कहा पहले और आठवें के गुणधर्म समान होते हैं। उन्होंने इस नियम को बनाने के लिए बेटा संगीत के 8 सुरों का उपयोग किया, संगीत के 8 स्वरों का उपयोग किया। इसलिए इस नियम को न्यूलैंड अष्टक का नियम कहा गया, न्यूलैंड्स अष्टक का नियम कहा गया। अब देखिए बेटा, इनके समय में जो तत्वों की संख्या थी वो थी 56। इन्होंने अपना नियम दे दिया कि पहले और आठवें के गुणधर्म समान होते हैं, बस आपको नियम के तौर पर इतना ही याद करना है। फिर इनके बाद इनकी क्या आती है बेटा? कमियां, कि इनकी क्या कमी रही होगी? तो इनकी कमी नंबर 1 बेटा, यह है नियम केवल कैल्शियम 20 तक या हल्के तत्वों तक ही चल पाया, हल्के तत्वों तक ही चल पाया। इनकी ये कमी नंबर पहली थी। दूसरी कमी ये थी कि इन्होंने समान तत्वों को दूर दूर रखा और असमान तत्वों को पास पास रखा। ये इनकी कमी नंबर 2 हो गई। कमी नंबर 3 इनकी ये रही, इन्होंने बल देकर कहा, इन्होंने बल देकर कहा भविष्य में और तत्व नहीं आएंगे, भविष्य में और तत्व नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जो चौथा आपका जो इसकी चौथी जो कमी रही वो ये रही कि जो नोबल गैसों की खोज हुई, नोबल गैसों की खोज हुई, उनको रखने के लिए इसके पास कोई स्थान नहीं था। यानी नोबल गैसों की खोज के साथ ही ये नियम पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया, पूरी तरह से इसे हटा दिया गया। तो ये आपका क्या रहा? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। कितना सा लिखना है बेटा? भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर रखा और कहा पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। इन्होंने संगीत के 8 सुरों के अनुसार तत्वों को रखा, इसलिए इसे न्यूलैंड अष्टक का नियम कहा जाता है। फिर इनकी कमियां क्या रही? ये नियम केवल कैल्शियम 20 तक या हल्के तत्वों तक चल पाया, समान तत्वों को दूर दूर तथा असमान तत्वों को पास पास रखा, बल देकर कहा भविष्य में और नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद यह नियम अपने आप ही अप्रासंगिक हो गया। इसके बाद जो अगला वैज्ञानिक आएगा बेटा उसका नाम है दमयंती मेंडेलीव। अगला जो वैज्ञानिक आएगा वो कौन होगा बेटा? मेंडेलीव। मेंडेलीव जो आया उसने अपने नियम से तत्वों को रखा। देखिए मेंडेलीव, तीसरा जो वैज्ञानिक है बेटा वो कौन था? मेंडेलीव था। और मेंडेलीव ने क्या कहा? मेंडेलीव ने तत्वों को उनकी बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा,
बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा। हाँ, और नियम दिया। क्या नियम दिया बेटा? कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनकी द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम था बेटा। उसके बाद उन्होंने ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहा और क्षैतिज खानों को आवर्त कहा। क्षैतिज का मतलब आड़े खानों को आवर्त कहा और ऊर्ध्वाधर यानी खड़े खानों को वर्ग कहा। जो उनकी आवर्त सारणी में जो खड़े खाने थे ऐसे बेटा, उनको तो वर्ग कहा, और जो ऐसे थे उनको क्या कहा? आवर्त कहा। इसके बाद मेंडलीफ ने उन्हीं तत्वों को प्राथमिकता से अपनी सारणी में स्थान दिया जो तत्वों के साथ ऑक्साइड और हाइड्राइड, ऑक्साइड एवं हाइड्राइड से यौगिक बनाते थे। ऑक्साइड एवं हाइड्राइड से यौगिक बनाते थे। उन्हीं तत्वों को इन्होंने प्राथमिकता से स्थान दिया। तो ये तो हो गई बेटा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तत्वों को बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा। नियम क्या दिया? तत्वों के गुणधर्म उनकी द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहा, क्षैतिज खानों को आवर्त कहा। ऑक्साइड और हाइड्राइड से यौगिक बनाने वाले तत्वों को उन्होंने अपनी सारणी में प्राथमिकता से रखा। आगे हम पढ़ेंगे बेटा मेंडलीफ की उपलब्धियां। मेंडलीफ की उपलब्धियां। मेंडलीफ की उपलब्धियां। ये पहली उपलब्धि देखिए बेटा कि मेंडलीफ ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखा तथा कम द्रव्यमान वाले तत्वों को, कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रखा ताकि इनके गुणधर्म समान रहें, ताकि इनके गुणधर्म समान रहे, ताकि इनके गुणधर्म समान रहे, गुणधर्म समान रहे। ये इनकी पहली उपलब्धि थी बेटा। जो उधर न्यूलैंड्स की जो कमी थी कि समान को दूर दूर रखा और असमान को पास पास। तो बेटा इन्होंने क्या किया कि अधिक द्रव्यमान, अपने नियम के विपरीत जाते हुए अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में रखा ताकि इनके गुणधर्म समान रहे। ये इनकी उपलब्धि नंबर 1 थी। इनकी उपलब्धि नंबर 2 देखिए बेटा, इन्होंने भविष्यवाणी की। इन्होंने क्या की? भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में क्या कहा कि भविष्यवाणी की और कहा कि भविष्य में और तत्व आएंगे, भविष्य में और तत्व आएंगे, और तत्व आएंगे, और बेटा आए भी, और तत्व आए भी जो इनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं, जो इनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं। आने वाले तत्वों के नाम। आने वाले तत्वों के नाम कौन कौन से तत्व हैं बेटा जिनके बारे में मेंडलीफ ने पहले भविष्यवाणी की थी? तो इनमें पहला नाम है स्कैंडियम, स्कैंडियम। दूसरा नाम है बेटा जर्मेनियम, जर्मेनियम। तीसरा जो नाम है बेटा वो है गैलियम। ये वे तत्व हैं जिनके बारे में मेंडलीफ ने
खोज से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तत्व आगे आएंगे, जो इनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। इनकी उपलब्धि नंबर 3 देखिए बेटा, उपलब्धि तीसरी थी, इन्होंने अपनी सारणी में दाएं और रिक्त स्थान छोड़ दिया, दाएं और रिक्त स्थान छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया बेटा? रिक्त स्थान। दाएं और क्या छोड़ दिया? रिक्त स्थान, जहां उत्कृष्ट गैसों को यथावत रखा गया, उत्कृष्ट गैसों को यथावत रखा गया। ये इनकी तीसरी उपलब्धि थी बेटा, उत्कृष्ट गैसों को यथावत रखा गया। ये मेंडेलीफ की बेटा तीनों उपलब्धियां थी। इसके बाद आता है बेटा मेंडेलीफ की क्या कमियां रही। तो कमियां बिल्कुल याद करने के हिसाब से बहुत सीधी सी है। पहला, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिला सका, हाइड्रोजन को आप 17 नंबर पे भी रख सकते हैं और 1 नंबर पे भी रख सकते हैं उसकी संयोजकता के अनुसार। तो ये हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिला सका। दूसरी इसकी कमी रही, ये समस्थानिकों को हल नहीं कर सका, यानी इनको भी उचित स्थान नहीं दिला सका। इन्होंने जैसे क्लोरीन 35 और 37 लिखकर छोड़ दिए, इनके बारे में इनका कोई सही से नियम या कोई रखने का तरीका नहीं बताया गया जिससे इनको रखा जा सके। तो ये भी इनकी क्या रह गई, एक कमी रह गई कि ये समस्थानिकों को हल नहीं कर सका। तीसरी इनकी कमी इन्होंने खुद नहीं कर ली है कि इनकी सारणी में द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ता है, यानी इनका नियम था कि आवर्त फलन होंगे, द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होगा, उसके हिसाब से नहीं बढ़ता है। 1 2 3 4 5 ने बढ़कर 2 3 5 7 9 15 18 ऐसे बढ़ता है। तो ये हो गई मेंडेलीफ की तीनों कमियां। तो देखिए बेटा मेंडेलीफ बहुत छोटा सा है, इसकी 3 उपलब्धियां और 3 कमियां वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता है। और जो 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं इनमें 2 नंबर में उपलब्धियां भी बनती है और कमियां भी बनती है। 1 नंबर में मेंडेलीफ का नियम बनता है। इसके बाद जो वैज्ञानिक आया आगे वो है हेनरी मोजले, जिन्होंने हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, बनाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में बनाई थी। कब बनाई थी बेटा? 1913 में। तो इधर देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा आधुनिक आवर्त सारणी। ये बनाई थी बेटा हेनरी मोजले ने सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी बेटा। तो इनका जो पहला नियम था बनाने का, इन्होंने नियम के अनुसार कैसे बनाया, इन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर रखा। किस आधार पर रखा? परमाणु संख्या के आधार पर रखा और कहा, क्या कहा, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। फिर इन्होंने
18 वर्ग बनाए। कितने वर्ग बनाए बेटा? 18 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि पहले आवर्त में कुल 2 तत्व भरे जाते हैं। कितने तत्व भरे जाते हैं? इसे कहते हैं अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व भरे जाते हैं और हम इसे लघु आवर्त कहते हैं। इसके बाद चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व भरे जाते हैं और हम इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दीर्घ आवर्त। और जो छठा और 7वां आवर्त है उसमें 32 तत्व भरे जाते हैं और हम इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। हम इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने पूरे जो 114 से 118 तत्व थे उन सबको इस तरह से सारणी में रखा गया। समझ में आ गया? इसके अलावा आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे 2 पट्टी के तौर पर 14 तत्व बाहर निकाले गए हैं। तो पहला जो है उसे लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, यानी लेंथम यानी 57 से लेके 89 तक 79 तक उन तत्वों को वहाँ रखा है, उन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। और 89 के बाद के 14 तत्वों को दूसरी में रखा है, उन्हें हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। इनके विषय में बेटा आप अगली कक्षाओं में यानी उच्च कक्षाओं में अच्छा अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपने 10वीं बोर्ड में इतना ही दे रखा है। तो आपको सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी में अवैध वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि कौन से आवर्त में कितने तत्वों को भरा जाता है। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र या किसी आवर्त में तत्व भरने का सूत्र क्या दे रखा है बेटा? इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र दे रखा है बेटा आपको 2n²। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है जो पूछा जा सकता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है, तो वो है बेटा 2n²। तो ये तो हो गई आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा। कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि बढ़ते हुए तत्वों को यानी तत्वों को उनके बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर रखा और कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे तीसरे में 8 तत्व, चौथे 5वें में 18 तत्व और छठे 7वें में 32 तत्व भरे जाते हैं। तो 1 नंबर का जो प्रश्न है बेटा वो यहाँ भी है, इनमें भी है और एक इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र 2n²। यही आपके अति लघु प्रश्न हैं जो यहाँ से बन रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए बेटा आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कैसी है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। इधर देखिए बेटा आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। इसके अंदर पहला जो शब्द दिया है बेटा वो है संयोजकता। क्या दिया है? संयोजकता। संयोजकता की परिभाषा होती है बेटा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समायोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता कहती है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। फिर इसका दूसरा दे रखा है प्रवृत्ति के बारे में, तो बेटा आपको लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
दाएं जाने पर संयोजकता पहले निरंतर बढ़ती है और फिर घटती चली जाती है। पहला पॉइंट क्या हो गया? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले निरंतर बढ़ती है और फिर निरंतर घटती चली जाती है। दूसरा जो लाइन नीचे के लिए लिखेंगे तो यही होगी बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गई बेटा आपकी संयोजकता। जो एक 2 नंबर का प्रश्न है कि संयोजकता किसे कहते हैं या आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो आपको लिखना है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले निरंतर बढ़ती है फिर निरंतर घटती चली जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो हो गई बेटा आपकी संयोजकता। अब इसके बाद जो दूसरी प्रवृत्ति है वो देखिए, वो है आपका परमाणु साइज। वो क्या है बेटा? परमाणु साइज। परमाणु आकार या परमाणु साइज। परमाणु साइज किसे कहेंगे बेटा? किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। कोश के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इस त्रिज्या की माप को परमाणु साइज कहते हैं। त्रिज्या की माप को क्या कहेंगे? परमाणु साइज कहते हैं। देखिए इसे समझिए बेटा, ये आपका परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है और इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो बाह्यतम कोश है, यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन है या यहाँ से ये जो बीच की दूरी है, ये आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इस त्रिज्या की माप क्या कहलाएगी? परमाणु का साइज। किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या की माप को परमाणु साइज कहते हैं। फिर इसकी प्रवृत्ति कैसी है बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है और आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। कारण क्या होगा? नीचे जाने पर एक अतिरिक्त कोश जुड़ जाता है जिसके कारण परमाणु साइज बढ़ता है। तो ये हो गया बेटा आपका परमाणु साइज। आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु साइज की स्थिति है वो ये है बेटा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। परमाणु साइज की क्या परिभाषा होगी? किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं
और इसी त्रिज्या की माप को हम परमाणु साइज कहते हैं। इसके बाद है बेटा अंतिम जो बिंदु है वो है धात्विक प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में आगे क्या है, धात्विक प्रवृत्ति। धात्विक प्रवृत्ति क्या है बेटा, इसके अंदर सीधी सी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने पर हम पाते हैं, जैसे ही हम आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचते हैं तो हम पाते हैं बेटा कि इस रेखा की बाईं ओर तो रह जाती है धातु और दाईं ओर चली जाती है अधातु, और जो तत्व इस उपधातु रेखा पे आ जाते हैं हम उन्हें कहते हैं बेटा उपधातु रेखा, या उन तत्वों को क्या कहेंगे, उपधातु। क्या समझ में आया बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी में जो धात्विक प्रवृत्ति है उसमें हम क्या पाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने पर हम पाते हैं कि किस ओर, बाईं ओर तो होती है धातु और दाईं ओर क्या रहती है, अधातु। अब जैसे इसी में देखें कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रवृत्ति घटेगी, धात्विक प्रवृत्ति घटेगी, और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। ऐसे ही हम दूसरा शब्द ले लेते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। तो ये हो गया बेटा आपका धात्विक और अधात्विक प्रवृत्ति। अब ये जो रेखा है इसके ऊपर जितने भी तत्व आते हैं हम उनको क्या लिखते हैं, उपधातु रेखा या उपधातु। तो उपधातु रेखा पे कौन कौन से तत्व आते हैं बेटा, एक बार देखिए, बोरॉन, ये सभी तत्व देखिए बेटा, ये आपके टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर आते हैं। ये भी एक नंबर का प्रश्न है बेटा जो आपसे पूछा जा सकता है कि उपधातु रेखा पर आने वाले तत्वों के नाम लिखिए। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एस्टेमनी, टेलोनियम और पोलोनियम, ये सभी तत्व हैं जो उपधातु के तौर पर आधुनिक आवर्त सारणी में है। इसके उधर की ओर अधातु और इधर की ओर धातु है। तो बेटा ये हमारा पाठ नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हो गया है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने शॉर्ट के तौर पर आपको पूरी तरह से बता दिया है कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो अब मैं आपको जो प्रश्नों की बात होती है कि इसमें से क्या क्या हमें अच्छे से याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको कम समय में बिना सारणी बनाए हुए बिल्कुल जो याद करने का है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे, देखिए जो मोस्ट प्रश्न है पहले 2 नंबर वाले, इनमें पहला प्रश्न है बेटा न्यूलैंड्स की कमियां, न्यूलैंड्स की कमियां। ये पहला अच्छा प्रश्न है जो आपको 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर वालों में पहला। दूसरा है मेंडेलीफ की उपलब्धियां, मेंडेलीफ की उपलब्धियां। दूसरा है मेंडेलीफ की कमियां। ये 2-2 नंबर के 3 प्रश्न तो ये हो गए। चौथा जो प्रश्न होगा बेटा वो होगा आपका संयोजकता, संयोजकता की परिभाषा और उसकी प्रवृत्ति। 5वां ऐसे ही परमाणु साइज की परिभाषा और उसकी प्रवृत्ति। ये 2-2 नंबर के यही प्रश्न होंगे। इसके बाद जो 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं उनमें जैसे
प्रश्न एक एक नंबर के बनेंगे, उनमें डोबेराइनर की कमियां, केवल 3 तिर्यक बना सका। एबेसिडे में वो 3 तिर्यकों के बारे में पूछ सकता है। न्यूलैंड्स में कमियों के अलावा 2 नंबर से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मेंडलीफ में उपलब्धियों और कमियों के अलावा अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ, पूछ सकता है कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो वो 63 तत्व थे। तो पहले जो डोबेराइनर थे उनमें 16 थे, न्यूलैंड्स के पास 56 थे, मेंडलीफ के पास 63 से, और वर्तमान सारणी में 118 तत्व हैं। बनाते समय 114 तत्व थे, अभी 118 तत्व हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है बेटा। फिर इसके बाद जो एक एक नंबर के प्रश्न है, जैसे हेनरी मोजले 1913 आधुनिक आवर्त सारणी, एक नंबर का जो 2 प्रश्न है बहुत अच्छे हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। फिर इसके बाद 1 नंबर का जो प्रश्न होगा कि कौन से तत्व में कितने परमाणु भरे जाते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है, और निम्न में से कौन सी उपधातु है, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है। तो बस इसमें से बेटा इतने से प्रश्न हैं, आप अच्छे से बहुत कम टाइम में अच्छे से याद कर सकते हैं। अच्छा याद करिएगा। आपको ये पाठ अच्छा समझ में आया है तो अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा, और निरंतर पढ़ते रहिए। अभी अपनी शॉर्ट क्लासेज हैं, इसके बाद जो बिल्कुल उदाहरण सहित एक एक एग्जाम्पल के साथ जो अच्छी क्लासें अपन लाइव पे आएंगे, वो क्लासें बहुत बड़ी होंगी। एक एक पाठ के कम से कम 3-3 घंटे के लगभग वीडियोज होंगे जो बड़े होंगे। ये अभी बिल्कुल कम टाइम में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। आप अपने जो भी साथी हैं उनको सबको आराम से बताएं कि हम कम समय में यहाँ से पढ़कर एक अच्छा मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पाठ के साथ फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार। ओके।